नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के सभी दर्शकों को नए साल की खूब सारी बधाई। जी रया जागी रया, आगाज बराबर उच्च, धरती बराबर चौड़ है जया। ये नया साल उत्तराखंड में चुनावों की धमक के साथ आ रहा है। निकाय चुनाव होने को हैं तो मेयर पद के लिए दर्जनों, अध्यक्ष के लिए सैकड़ों और पार्षद के लिए हजारों प्रत्याशी मार ताणी अखरीदों वाले मोड में आ चुके हैं। इनमें कुछ भगयान ऐसे भी हैं जिन्हें पहले ही वॉकओवर मिल चुका है, जैसे देवप्रयाग नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी ममता देवी, जिन्हें चुनाव से पहले ही जीत मिल चुकी है। बड़े नाटकीय अंदाज में पहले तो देवप्रयाग नगर पालिका रातों रात अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हुई। फिर नामांकन का दौर शुरू हुआ तो 4 लोगों ने नामांकन तो भरा, लेकिन इनमें से 3 के सपने में बल चुपके से दिपता आए और इन्हें बोला कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए इन्हें अपना अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस इस दौरान कुजाण कख निचिंत सींच है बल कि उसे हवा तक नहीं लगी कि यह हुआ क्या। अब चुगलैर बोल रहे हैं कि किसी विधायक साहब ने एक एक प्रत्याशी को नाम वापसी के लिए लाखों रुपए दिए ताकि भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन देवभूमि की देवतुल्य जनता जानती है कि उनके प्रतिनिधि बकी बात के ईमानदार होते हैं। मजाल है किसी की जो उनकी बोली लगा सके। जिन्होंने भी अपने नाम वापस लिए हैं, जरूर जनहित को देखते हुए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही वापस लिए होंगे। वैसे देवप्रयाग के अलावा कुछ नगर पंचायतों में भी लोकतंत्र बिज्जा मजबूत हुआ और वहां भी भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। उधम सिंह नगर की नानक मत्ता और दिनेशपुर नगर पंचायत इसके कुछ उदाहरण हैं। इस तरह से देखें तो पहले राउंड में भाजपा सबसे आगे चल रही है और प्रचार में चप्पा चप्पा भाजपा देखा ही जा सकता है। अपवादों को छोड़ दें तो भाजपा की बढ़त अधिकांश सीटों पर साफ नजर आती है और कांग्रेस के तो कहने ही क्या। उनकी स्थिति बिल्कुल नीगी दा के उस गाने जैसी हो गई है कि सैं गुसैं अणंदरुनी जांदी मौच क्या करो कुई। कांग्रेस ऐसी जांदी माऊ हो चुकी है कि जुतियों मचियों भित्र भैर चुचों तो छुणंदरुनी। यहां जिन्हें सैं गुसैं और अणादारू की भूमिका में होना चाहिए था, उन्हीं हरीश रावत पर पार्टी की मवासी घाम लगाने का आरोप लगाते हुए पुराने कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी, पूर्व दायित्वधारी बिट्टू कर्नाटक और पिथौरागढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने हाल ही में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में फाल मार दी है। अब फसकबाज बता रहे हैं कि अंदरूनी कलह के चलते पहले से ही कई कांग्रेसियों की गिच्ची उसियाई हुई थी। उस पर जब टिकट बंटवारा भी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अंततः कांग्रेस से कह ही दिया कि यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। वैसे भाजपा जुगा होने से कुछ समय पहले ही प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी ने बड़ी मार्के की बात कही थी। ये एक तरह से उनका राजेंद्र भंडारी मोमेंट था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन कांग्रेसी है जो भाजपा में शामिल हो रहा है। इस कोडेड संदेश को कांग्रेस के बड़े नेता अगर समय रहते डिकोड कर लेते तो कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते थे। क्या था ये संदेश, आप खुद ही सुनिए। नहीं, देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वही नेता जा रहे हैं जो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। वही लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा जो मूल कार्यकर्ता है वो न पार्टी छोड़ रहा है, न पार्टी छोड़ने के बारे में सोच रहा है। वैसे प्रदेश भाजपा में धीरे धीरे कांग्रेसियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि यखमा वखमा जखमा तखमा पूछा ना अब क्या बुन की कखमा कांग्रेसी नजर आते हैं। मंत्रिमंडल से लेकर पार्टी दफ्तर तक भाजपा हर जगह कांग्रेस युक्त हो चुकी है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि इतने कांग्रेसी आखिर भाजपा में पहुंचकर फरका क्या रहे हैं, और इनमें से अधिकतर की स्थिति तो वहां पहुंचकर भी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली ही बनी हुई है। खैर, कांग्रेस भाजपा के इस नेता स्वैपिंग से इतर कुछ मुद्दों की बात करते हैं और एक दिलचस्प पुल का किस्सा आपको सुनाते हैं। ये पुल है देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में और डाकरा बाजार को बाकी के शहर से जोड़ता है। पिछले साल की बरसात में इस पुल ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर निर्माण क्वालिटी में किसी कमी के चलते ये पुल गिरा होता तो किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई तो माना जा सकता है कि पुल ने खुद ही आत्महत्या कर ली होगी और इसका दोष किसी को देना ठीक नहीं। खैर,
पुल तो अपनी मौत मारा गया, लेकिन पीछे छोड़ गया डाकरे के उन तमाम व्यापारियों को जिनका कारोबार रास्ता टूटने के चलते चौपट हो रहा है, और स्थानीय लोगों को जिन्हें अपने घर जाने के लिए 2 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों से स्थानीय लोग इस पुलिया को ठीक करवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इन्हीं लोगों को फुटबॉल बना दिया है और एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के बीच नाच नचा के रख दिया है। पुल बरसात में बहा था तो इसे आपदा मद से ठीक करवाने का प्रस्ताव भी बना, लेकिन वो ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पुल बनवाने की जिम्मेदारी कैंट बोर्ड की है, और कैंट बोर्ड का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम पुल बनवा सके। राज्य सरकार ये कहते हुए भी बौग मार रही है कि जमीन केंद्र की है, इसलिए वो यहाँ पुल नहीं बनवा सकती, लेकिन इसी जमीन पर राज्य सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग ठुकवा सकती है, चप्पा चप्पा भाजपा के रंग में रंग सकती है, सौंदर्यीकरण के नाम पर पूरे कैंट बोर्ड को एकरंगा कर सकती है, लेकिन टूटा हुआ पुल नहीं बनवा सकती। ऐसी गौ का काम की न मौ का काम की सरकार से स्थानीय लोग अब इतने त्रस्त हैं कि उन्होंने नए साल के पहले दिन को काले दिवस के रूप में मनाया और स्थानीय विधायक गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुल का काम शुरू नहीं हुआ तो वे लोग गढ़ी चौराहे को पूरी तरह से जाम कर देने को विवश होंगे। इसमें सबसे दिलचस्प यह है कि यह पुल मुख्यमंत्री आवास से बमुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और संभवतः उसी वार्ड में आता है जहां प्रदेश के मुखिया खुद रहते हैं। दिया तले अंधेरा का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। धामी जी पूरे प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए वोट मांग रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इन चुनावों के बाद तो उनकी पार्टी भौंकुच फड़का देगी, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में स्थिति ऐसी है कि लोग महीनों से एक पुलिया के इंतजार में बाट जोड़ रहे हैं। बीते हफ्ते बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया और बड़े अतरंगी अंदाज में किया। वो नोटों से भरी एक अटैची लेकर सचिवालय के बाहर पहुंचे। मीडिया के लोगों को अटैची दिखाते हुए उन्होंने आरोप लगाए कि शाम ढलने के बाद सचिवालय में ऐसे ही लोगों को प्रवेश दिया जाता है जो नोट लेकर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सचिवालय में अपना काम करवाने के लिए पैसों का लेन देन होता है और अधिकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर बुलाते हैं जो इस तरह की डील के लिए ही वहां पहुंचे होते हैं। इस प्रदर्शन का संदर्भ यह है कि कुछ समय पहले ही बॉबी पंवार पर सचिवालय के अंदर एक अधिकारी से मारपीट करने के आरोप लगे थे। इसके बाद सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश को लगभग असंभव सा बना दिया गया है। बॉबी और उनके साथी मांग कर रहे हैं कि सचिवालय में आम नागरिकों को, उनके प्रतिनिधियों को प्रवेश मिलना चाहिए ताकि वो वहां बैठे अधिकारियों से मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात कर सकें। स्थानीय अखबारों के अनुसार इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बॉबी पंवार से मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात यह भी निकल कर आई कि बॉबी पंवार अब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की नब्ज पकड़ने में माहिर होने लगे हैं। हरक सिंह रावत के शब्दों में कहें तो राजनीति में चर्चे, पर्चे और खर्चे होते रहने चाहिए। बॉबी पंवार ऐसे राजनीतिज्ञ बन रहे हैं कि उनके चर्चे लगातार हो रहे हैं और सुर्खियों में वो खुद को बनाए रखने में लगातार कामयाब भी हो रहे हैं। नोटों से भरी अटैची लेकर सचिवालय पहुंचने के चलते उन्हें खूब फुटेज मिली जो आम प्रदर्शन में संभवतः नहीं मिल पाती। नटकला में महारत रखने के चलते इस देश में लोग विधायक और सांसद तो क्या, प्रधानमंत्री तक बने हैं। ऐसे में बॉबी का इस राह बढ़ना उन्हें भी सफल नेता बनाने की काफी गुंजाइश रखता है। फिर जनहित के मुद्दों को उठाते हुए उनमें नाटकीयता का पुट डालना गलत भी नहीं कहा जा सकता। बीते हफ्ते राज्य सरकार के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए पोस्ट की और इसके लिए राज्य सरकार कई अन्य स्तर पर भी काम कर रही है। ये एक अच्छी पहल है, बशर्ते यहाँ भी चारधाम यात्रा की तरह सिर्फ नंबर्स को ध्यान में रखते हुए फुटफॉल को ही उपलब्धि की तरह पेश न किया जाए, बल्कि सभी इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन यात्राओं का रोड मैप तैयार हो। एक्स्ट्रा खबर के ही एक एपिसोड में हमने डॉक्टर कमलेश जोशी के सुझावों का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने अनियंत्रित होती यात्रा को सुधारने के लिए एक सुझाव ये भी दिया था कि सर्दियों में यात्रा को बढ़ावा दिया जाए ताकि 6 महीनों तक सिमटी यात्रा बढ़कर 12 महीनों में डिवाइड हो सके। अभी हाल ही में एसडीसी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें साल 2024 की चारधाम यात्रा के लगभग सभी आंकड़ों को संदर्भ सहित दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जो यात्रा हुई उसमें कुल 48,11,279 यात्री उत्तराखंड पहुंचे।
लेकिन इनमें से 41% यात्री पहले एक ही महीने में यहां आए, जबकि अन्य 5 महीनों में बाकी के 59%। चारधाम यात्रा को फर्स्ट डे फर्स्ट शो बना देने की ये प्रवृत्ति घातक है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करने की जगह इसे उपलब्धि की तरह दर्शाती रही है। अब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना सरकार की एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और यात्रा का विकेंद्रीकरण भी होगा। यात्री कुछ सीमित जगहों तक ही न सिमटकर उन जगहों तक भी पहुंच सकेंगे जो अन्यथा बिसराई ही रह जाती हैं। धामी सरकार को बधाई कि उन्होंने इस दिशा में काम किया, लेकिन इसके साथ ही सरकार से ये भी निवेदन है कि ये पहल धरातल पर भी सही से उतरे, इसके लिए बहुत ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके साथ ही धामी जी को हमारा एक सुझाव ये भी है कि दद्दा, जब आप इस तरह के प्रमोशनल वीडियो बनवाने में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं तो अपने सूचना विभाग से कहिए कि कुछ क्रिएटिव लोगों से वीडियो बनवाएं। उत्तराखंड में कई क्रिएटर्स कमाल के वीडियो बना रहे हैं, उनसे संपर्क कीजिए और उन्हें काम दीजिए। सिर्फ कमीशन और सेटिंग वालों को काम देने से सूचना विभाग के कुछ कारिंदों की जेब तो गर्म होती होगी, लेकिन फजीयत पूरे उत्तराखंड की होती है। अन्य प्रदेशों के प्रमोशनल वीडियोस की तुलना में जब लोग अपने उत्तराखंड के वीडियो देखते हैं तो उनकी हंसी छूट पड़ती है। यकीन मानिए, उत्तराखंड में कमाल के क्रिएटिव युवा हैं जो शानदार काम कर रहे हैं। उन्हें खोजिए और प्रमोशनल वीडियो का काम उन्हें सौंपिए। बारामासा की ही ट्रैवल वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शन टीम कितने कमाल की वीडियोग्राफी कर रही है। कमीशन जोड़कर जो काम आप करोड़ों में करवाते हैं, हमारी टीम के युवा उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए वही काम सिर्फ अपने पैशन के चलते कर रहे हैं। तो जिनसे भी आप वीडियो बनवा रहे हैं उनसे कहिए कि आउटपुट थोड़ा बेहतर करें, अन्यथा हमसे संपर्क आप कर ही सकते हैं। बस ये उम्मीद मत रखिएगा कि इसके बदले में हम एक्स्ट्रा कवर की घचाक मारने में कोई कमी करेंगे। जाते जाते एक और अच्छी खबर सुनिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। हमने कुछ समय पहले ही इस मामले पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया था और उस टीम ने बारामासा की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हमसे भी संपर्क किया था। इस विशेष टीम की संस्तुति पर ही कोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बारामासा के सभी दर्शकों का शुक्रिया और आप सभी को बधाई कि आपके समर्थन से जो छोटे छोटे प्रयास हम कर रहे हैं वो फलीभूत भी हो रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सेमन यहाँ पैलाग, नमस्कार।